नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हमारे विषय इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में आज बात करते हैं एक बेहद सरल और परीक्षा उपयोगी विषय हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट एलिमेंट्स की और उनकी डेफिनेशंस और कंपैरिजन और प्रॉपर्टीज की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बायलैटरल, एक्टिव, पैसिव, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स क्या हैं। एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क या सर्किट बहुत सारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, एनर्जी सोर्सेज के रूप में वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये किसी भी तरीके से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट या नेटवर्क के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें बहुत सारे तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारे एलिमेंट लीनियर हो सकते हैं या नॉन लीनियर हो सकते हैं, उनमें रेखीय प्रवृत्ति हो सकती है या अरेखीय गुण हो सकते हैं। वो पैसिव एलिमेंट्स या एक्टिव एलिमेंट्स कहलाए जा सकते हैं, निष्क्रिय अवयव हो सकते हैं या सक्रिय अवयव हो सकते हैं ऊर्जा के स्वरूप में। वो यूनिलैटरल एलिमेंट्स या बायलैटरल एलिमेंट कहलाए जा सकते हैं। यूनिलैटरल को हम एकदिशी एलिमेंट्स कहते हैं और बायलैटरल जो एलिमेंट्स हैं वो द्विदिशी होते हैं और दोनों दिशाओं में एक जैसा व्यवहार करते हैं। हमारे एलिमेंट्स आदर्श स्वरूप में ऊर्जा के रूप हो सकते हैं या वो कुछ व्यवहारिक स्थितियां हो सकती हैं। एक्टिव एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं और रियलिस्टिक प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं। और हमारे एलिमेंट्स डिपेंडेंट हो सकते हैं सर्किट के किसी दूसरी कंडीशन के साथ, या फिर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और हर कंडीशंस में अपना रूप, चाहे सर्किट के दूसरे पैरामीटर और वर्किंग कैसी भी हो, एक जैसे रहें, ऐसे इंडिपेंडेंट रूप हो सकते हैं। सभी के बारे में आज की इस छोटी सी वीडियो में सारी जानकारी समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को लीनियर सर्किट कहा जाएगा अगर उसके सारे एलिमेंट्स लीनियर नेचर के हों। एक लीनियर एलिमेंट ऐसा इलेक्ट्रिक एलिमेंट है जिसके सर्किट पैरामीटर्स नियत रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं और परिपथ की ऑपरेटिंग करंट या वोल्टेज बदलने पर भी जो प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड है वो बदलता नहीं है। ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस सभी स्वरूप में हो सकते हैं। एक खूबसूरत बात है कि एक लीनियर एलिमेंट दो गुणों को फॉलो करता है। एक होमोजेनिटी प्रॉपर्टी है, अर्थात अगर इनपुट एक्साइटेशन जो हमारा उत्तेजन है उसे अगर हम x टाइम्स बढ़ा देते हैं तो हमारा जो आउटपुट रेस्पॉन्स है, निष्पत्ति है, वो भी उसी अनुपात में x टाइम्स बढ़ जाएगी। अर्थात अगर एक 20 ओम के रेजिस्टेंस में 20 वोल्ट 1 एम्पियर करंट भेज रही है, तो अगर मैं वोल्टेज को 20 वोल्ट की बजाय 5 गुना ज्यादा 100 वोल्ट कर देता हूं तो उसी 20 ओम के रेजिस्टेंस में करंट 1 एम्पियर का 5 गुना 5 एम्पियर हो जाएगा। अर्थात वोल्टेज अगर 20 से 100 5 गुना हुई है तो करंट भी 1 एम्पियर से 5 एम्पियर 5 गुना हो गया है। अर्थात ये रेजिस्टेंस इनपुट एक्साइटेशन और आउटपुट रेस्पॉन्स में एक होमोजेनिटी रखता है, अनुपातिक संबंध रखता है, समरूपता रखता है। एक दूसरा गुण लीनियर एलिमेंट में होता है एडिटिव प्रॉपर्टी। हम एडिटिव प्रॉपर्टी को किसी एलिमेंट में यूं समझ सकते हैं कि अगर उसमें दो या अधिक एक्साइटेशन के सोर्स हो तो जो रिजल्टेंट रेस्पॉन्स है वो सभी सोर्सेज के इंडिविजुअल रेस्पॉन्सेज का जोड़ होगा। तो वो सभी एलिमेंट जो होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी रखते हैं वो लीनियर कहलाते हैं। और एक लीनियर एलिमेंट में, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, इनपुट एक्साइटेशन और आउटपुट रेस्पॉन्स का रिलेशन एक ओरिजिन मूल बिंदु से गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे रेजिस्टेंस में इनपुट वोल्टेज एक्साइटेशन आउटपुट करंट रेस्पॉन्स के प्रोपोर्शनल होगा। एक एयर कोर इंडक्टर में करंट और बनने वाला फ्लक्स समानुपाती होंगे और दोनों में लीनियर रिलेशनशिप होगा। इसी तरह से एक कैपेसिटर में अप्लाइड वोल्टेज और कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज में अनुपातिक संबंध होगा। अगर यह संबंध अनुपातिक रहता है और कैरेक्टरिस्टिक एक मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा होती है तो SARLC लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। और लीनियर एलिमेंट में इंडक्टर में देखिए आउटपुट फ्लक्स लिंकेजेस और इनपुट करंट एक्साइटेशन का रेशो, ये प्रॉपर्टी सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है। इसी तरह से रेजिस्टेंस में वोल्टेज एक्साइटेशन और करंट रेस्पॉन्स का रेशो कांस्टेंट है और कैपेसिटर में कैपेसिटेंस, चार्ज और वोल्टेज का रेशो कांस्टेंट है। अगर ये प्रॉपर्टी RLC का मान इनपुट एक्साइटेशन या आउटपुट रेस्पॉन्स की वैल्यूज बदलने पे भी कांस्टेंट रहती है तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लीनियर एलिमेंट्स कहते हैं। हमारे सर्किट में नॉन लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड है वो बदलता है जब हम ऑपरेटिंग करंट या वोल्टेज बदलते हैं। नॉन लीनियर जो हमारे एलिमेंट से बनने वाले नॉन लीनियर सर्किट्स होते हैं वो होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टीज की पालना नहीं करते हैं। अगर हम एक नॉन लीनियर एलिमेंट में इनपुट एक्साइटेशन और आउटपुट रेस्पॉन्स में रिलेशनशिप देखें तो वो एक मूल बिंदु से गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन नहीं होकर कोई कर्व्ड नेचर होगी। ये जो वक्र हमने कर्व आपको दिखाया है एक पीएन जंक्शन डायोड की करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप, वैसा ही सभी नॉन लीनियर में हो। अलग अलग तरह के वक्रीय रूप हो सकते हैं लेकिन निश्चित है कि ये एक लीनियर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं रखेगा। हम एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसके मैग्नीट्यूड के लिए इनपुट एक्साइटेशन और आउटपुट रेस्पॉन्स का अगर रेशो देखें
देखें तो वो अलग अलग ऑपरेटिंग कंडीशन पे, जैसे एक डायोड का डायनामिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस यहाँ कम वोल्टेज पे कम करंट पे ज्यादा है, और जब हम फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ा देते हैं और डिप्लेशन जोन में इफेक्टिव सप्रेशन हो जाता है तो आप देखते हैं कि वोल्टेज में थोड़ा चेंज करने पे भी करंट में चेंज ज्यादा होने लगता है और डायनामिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बदल कर कम हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी की एक्साइटेशन रेस्पॉन्स रिलेशनशिप नॉन लीनियर कर्व नेचर की है वो नॉन लीनियर एलिमेंट है, और इनकी जो प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड है वो ऑपरेटिंग कंडीशन के साथ बदलता है। कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे डायोड, ट्रांजिस्टर्स हो गए। एक आयरन कोर इंडक्टर है जिसकी परमेबिलिटी फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू के साथ बदलती है। हमारा फिलामेंट लैंप का रेजिस्टेंस हो गया जो टेम्परेचर बदलने से बदलता है। अगर हम लीनियर एलिमेंट्स की बात करें तो वहां जो प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रह रहा है ऑपरेटिंग पैरामीटर्स कंडीशंस के साथ, जबकि नॉन लीनियर में ये वेरिएबल है। नॉन लीनियर में ये रिलेशनशिप कर्व्ड है, लीनियर में ये रिलेशनशिप ओरिजिन से गुजरती हुई स्ट्रेट लाइन है। हम लीनियर सर्किट को बहुत साधारण तरीकों से, जिसको कि हम इस विषय में आगे भी पढ़ेंगे, सामान्य कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं, जबकि नॉन लीनियर सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारा डाटा इंफॉर्मेशन चाहिएगी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। कुछ हमारी सर्किट थ्योरी में सिंपल एप्लीकेशंस हैं जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम। इनका इस्तेमाल हम सिर्फ लीनियर एलिमेंट्स के सर्किट्स पर लगा सकते हैं। नॉन लीनियर एलिमेंट्स पे आप सुपरपोजिशन, थेवेनिन या नॉर्टन थ्योरम की एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं वो होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टीज नहीं रखते हैं। एक सर्किट में यूनिलैटरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड बदल जाता है अगर सप्लाई में वोल्टेज की पोलैरिटी या सर्किट में करंट की फ्लो डायरेक्शन बदली जाए। अर्थात ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों पोलैरिटी या दोनों डायरेक्शन ऑफ करंट में एक जैसी प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड नहीं रखते हैं। कुछ यूनिलैटरल एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा। जैसे हमारा जो डायोड है वो जब फॉरवर्ड बायस होता है तो थोड़ी सी ही वोल्टेज 0.8 से 0.9 वोल्ट करने पे भी करंट में बहुत अच्छी खासी एक्सपोनेंशियल राइज हो जाती है। लेकिन वही डायोड जब रिवर्स बायस होता है तो वोल्टेज चाहे 10 वोल्ट से 50 वोल्ट कर दी जाए, करंट में नेग्लिजिबल ग्रोथ होती है। वो दोनों तरफ धारा और विभव के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक जैसी नहीं रखता, वो दोनों डायरेक्शन या पोलरिटी के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड रखता है, इसलिए वो यूनिलैटरल एक देशी एलिमेंट्स हैं। जो यूनिलैटरल एलिमेंट्स होते हैं उनमें आउटपुट रेस्पॉन्स और इनपुट एक्साइटेशन का रेशो जो कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी का मेजर है वो दोनों डायरेक्शन में एक जैसा नहीं रहता, वो अलग अलग हो जाता है। ऐसे यूनिलैटरल एलिमेंट्स पे हम सुपरपोजिशन, थेवेनिन या नॉर्टन जैसी थ्योरम्स अप्लाई नहीं कर सकते। जहां यूनिलैटरल डिवाइस सप्लाई की वोल्टेज पोलैरिटी बदलने या सर्किट करंट की डायरेक्शन बदलने से अपनी प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड बदल लेते हैं और रेस्पॉन्स एक्साइटेशन में रिलेशनशिप दोनों डायरेक्शन में एक जैसी नहीं रखते, वहीं कुछ सर्किट एलिमेंट बाइलैटरल होते हैं। और जो बाइलैटरल सर्किट एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड है वो बदलता नहीं है, डजंट चेंज विद द चेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेज पोलैरिटी और द फ्लो ऑफ करंट डायरेक्शन। चाहे वोल्टेज की पोलैरिटी उल्टी करें, चाहे धारा के बहने की दिशा को उल्टी की जाए, जो उनकी रेस्पॉन्स निष्पत्ति और एक्साइटेशन उत्तेजन में रिलेशनशिप वो दोनों डायरेक्शन में, वोल्टेज की पोलैरिटी उल्टा करने पर आप देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी और वोल्टेज और करंट का रेशो दोनों डायरेक्शन में सेम रहेगा। जो हमारी ज्यादातर सर्किट एलिमेंट्स हम स्टडी करेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टर या हमारे सामान्य कैपेसिटर्स, वो बाइलैटरल होंगे। हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल है बाइलैटरल सर्किट का, जो रिसीविंग और सेंडिंग एंड दोनों तरफ से एक जैसा व्यवहार सारे सर्किट एलिमेंट्स के साथ शो करती है। हम लोग जानेंगे कि जो बाइलैटरल एलिमेंट होते हैं वो होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, और ऐसे सर्किट जो बाइलैटरल एलिमेंट से बनते हैं उन्हें हम बाइलैटरल सर्किट कहते हैं। वो सुपरपोजिशन, थेवेनिन और नॉर्टन जैसी थ्योरम को ओबे करते हैं, जबकि यूनिलैटरल सर्किट्स में थेवेनिन, नॉर्टन और सुपरपोजिशन जैसी थ्योरम नहीं लगाई जा सकती। हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के एलिमेंट्स को हम दो रूप में विभाजित कर सकते हैं। कुछ को हम पैसिव निष्क्रिय एलिमेंट्स कहते हैं और कुछ सक्रिय एक्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं। पैसिव एलिमेंट्स उन सर्किट कंपोनेंट्स को कहते हैं जिन्हें काम करने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा का स्रोत, चाहे वो विभव के रूप में हो या धारा के रूप में हो, लगाना होता है, जो स्वयं में अपने कार्य की ऊर्जा नहीं रखते हैं और बाह्य ऊर्जा स्रोत से संचालित होते हैं। ऐसे अवयव निष्क्रिय अवयव कहलाते हैं, और ऐसे अवयव अगर वो प्रतिरोध प्रकार का है तो वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देगा, और अगर वो इंडक्टर या कैपेसिटर प्रकार का है तो वो विद्युत ऊर्जा को स्टोर और रिलीज करेगा। कैपेसिटर वोल्टेज के साथ डाइलेक्ट्रिक में बने हुए विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा का संचय और निकास करते हैं। इसी तरह से इंडक्टर धारा से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसमें ऊर्जा का संचय और निकास करते हैं। तो हमारे जो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर्स हैं वो पैसिव एलिमेंट्स हैं। ये स्वयं में ऊर्जा के स्वरूप
स्वरूप नहीं है, ये बाह्य स्रोत की ऊर्जा से कार्य करते हैं और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में बदलता है। वहीं जो हमारे एल और सी होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर, उन्हें हम रिएक्टिव पैसिव एलिमेंट कहते हैं। और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है और इंडक्टर यही काम स्टोर रिलीज का मैग्नेटिक फील्ड में करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के पैसिव एलिमेंट्स के संचालन के लिए जो ऊर्जा स्रोत हमें चाहिए उन्हें हम एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं और ये एक्टिव एलिमेंट हमारे पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं और ये दो स्वरूप में हो सकते हैं। वोल्टेज के स्वरूप में एनर्जी देने वाले वोल्टेज सोर्स कहलाते हैं और जो करंट के रूप में एनर्जी देते हैं उन्हें करंट सोर्स कहते हैं। हमारे जो बैटरियां हैं, जनरेटर्स हैं, जो मेन पावर सप्लाई है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जैसे ट्रांजिस्टर जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं, वो सब एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। हम ट्रांसफार्मर नामक एक डिवाइस को जानते हैं जिसमें स्टेप अप एक्शन से वोल्टेज बढ़ सकती है, लेकिन जब वो वोल्टेज बढ़ाता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो सेकेंडरी में करंट कम हो जाता है और पावर का लेवल समान रहता है। तो हमारे लिए ट्रांसफार्मर एक पैसिव एलिमेंट है, वो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। जैसे कि हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव एलिमेंट मानते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर एक पैसिव एलिमेंट है। हमारे एक्टिव एलिमेंट वोल्टेज और करंट दो रूप में होते हैं और इनके मान इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी हम समझेंगे। ऐसे एक्टिव एलिमेंट या सोर्स जिनका मान सर्किट की दूसरी पैरामीटर से बदलता नहीं है उन्हें हम इंडिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। और अगर कोई एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स वोल्टेज के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करे तो ऐसे को हम वोल्टेज सोर्स कहते हैं। और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के दो स्वरूप हो सकते हैं, एक को हम आदर्श आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स को यहाँ जैसे ग्रीन हाईलाइट में हमने प्रदर्शित किया है, जब हम प्रदर्शित करते हैं तो इसकी डीसी रूप में जो दो पोलरिटीज होती हैं उसमें हाई पोलरिटी को प्लस साइन के साथ और लोअर पोलरिटी को माइनस साइन के साथ इंडिकेट करते हैं। और इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इसका सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ऐसे किसी सोर्स को जब हम लोड रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं और लोड रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं तो सर्किट में बहने वाला करंट बदलेगा और चाहे सर्किट का करंट बढ़े लेकिन लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज यहाँ टर्मिनल्स पे लोड के आ रही है वो इस सोर्स के ईएमएफ वैल्यू के बराबर होती है और वो लोड करंट के साथ या इस सर्किट के रेजिस्टेंस बदलने के साथ बदलती नहीं है, जैसा कि यहाँ ग्रीन हाईलाइट में हमने प्रदर्शित किया है। ऐसा सोर्स को हम आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। व्यवहार में इस तरह के इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रखने वाले और वोल्टेज को परफेक्ट हर करंट कंडीशन पे सेम रखने वाले आइडियल सोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं और जो हमारे प्रैक्टिकल सोर्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, हम जानेंगे। ऐसे आइडियल वोल्टेज सोर्सेज का सर्किट सिंप्लीफिकेशन करते समय हम कोई रूपांतरण करंट के स्वरूप में नहीं कर सकते हैं और इनकी वोल्टेज जब कांस्टेंट रहती है तो इस कांस्टेंट वोल्टेज की जानकारी से सर्किट को सॉल्व करना सरल हो जाता है। हम ऐसे आइडियल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। अगर आप इसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में इसका करंट इनफाइनाइट हो जाएगा और करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट पावर सप्लाइड बाय सोर्स इनफाइनाइट हो जाएगी और इनफाइनाइट पावर हमसे हैंडल नहीं होगी। तो आइडियल जो वोल्टेज सोर्स है उन्हें शॉर्ट नहीं किया जाता है। सच्ची बात यह है कि व्यवहार में आइडियल वोल्टेज सोर्स होते ही नहीं है, इसलिए ऐसी काल्पनिक स्थिति संभव नहीं है। अगर हमारे पास दो आइडियल वोल्टेज सोर्स हैं और उनके वोल्टेज मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं, जैसे एक 5 वोल्ट का और एक 6 वोल्ट का, तो इन दोनों को आप पैरेलल में आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। दो समान मान के आइडियल वोल्टेज सोर्स ही आपस में पैरेलल कनेक्ट होंगे और उन दोनों को इक्विवेलेंटली हम एक वोल्टेज के बराबर मान लेंगे अगर वो पैरेलल में समान वोल्टेज मैग्नीट्यूड के हैं। अगर वो अलग अलग वोल्टेज मैग्नीट्यूड के दो आइडियल वोल्टेज सोर्स हैं और उन्हें अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करना चाहेंगे तो वो अलाउड नहीं है इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में। व्यवहार में जो वोल्टेज सोर्स हमारे सर्किट्स में होते हैं वो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है और इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम एक प्रैक्टिकल या रियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ऐसे वोल्टेज सोर्स को जब वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा जाता है तो अलग अलग लोड करंट की कंडीशंस पे लोड के टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं रहती। वो बिना लोड करंट के, जब ये सर्किट लोड रेजिस्टेंस का ओपन है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रखा हुआ है, उस समय तो वो सोर्स के ईएमएफ के बराबर टर्मिनल वोल्टेज यहाँ इन दो टर्मिनल्स पे मिल जाएगी जब इस आरएल का मान इनफाइनाइट और सर्किट में करंट 0 है। लेकिन अगर हम इस लोड रेजिस्टेंस का मान घटाते हैं और सर्किट में करंट को बढ़ाते हैं लोड में, तो लोड करंट के बढ़ने से इस इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होती है और उसके कारण इस लोड के टर्मिनल पे ये जो वोल्टेज आप देखिए, ये यहाँ ग्रीन हाईलाइट में ये जो बड़ी डार्क लाइन बता रही है वो एक वोल्टेज की ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक को इंडिकेट कर रही है। अर्थात ऐसे जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैं वो अपने टर्मिनल्स पे वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते और लोड करंट बढ़ने पर टर्मिनल की वोल्टेज घटती है। जो ग्राफ में हमने टर्मिनल वोल्टेज की लोड करंट के साथ ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक यहाँ इंडिकेट की है उसे हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से शो कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में लोड के टर्मिनल पे वोल्टेज सोर्स के ईएमएफ में करंट फ्लो से जो इंटरनल रेजिस्टेंस में
वोल्टेज ड्रॉप होती है ये IR, इस ड्रॉप को घटाकर टर्मिनल वोल्टेज हमें प्राप्त होगी। हमने जाना था कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का रूपांतरण संभव नहीं था और उसके सिरों के ऊपर प्राप्त वोल्टेज की इंफॉर्मेशन से सर्किट को सॉल्व करने में सहूलियत होती है, लेकिन एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को, जिसमें वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसे हम एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में रूपांतरण कर सकते हैं। अगर दो वोल्टेज सोर्स के EMF मान डिफरेंट है और उन्हें हम, अगर वो आइडियल है तो पैरेलल नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन अगर उनके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो ऐसे दो अलग अलग मान के वोल्टेज सोर्स वाले प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम आपस में पैरेलल जोड़ सकते हैं। अगर एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को यहाँ लोड रेजिस्टेंस 0 करके शॉर्ट कर दिया जाए तो लोड के टर्मिनल पे वोल्टेज 0 हो जाएगी और सारी जो सोर्स की वोल्टेज है वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा करंट बनाएगी, लेकिन यह करंट इनफाइनाइट नहीं होगा जैसा कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में था। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट से बनती है। अगर कोई ऐसा सोर्स है जो पावर देते समय अपनी करंट को कांस्टेंट मेंटेन करता है तो ऐसे सोर्सेज को हम करंट सोर्स कहते हैं, और अगर करंट सोर्स की वैल्यू किसी सर्किट की दूसरी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती है तो ऐसे करंट सोर्स को हम इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कहते हैं। और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का एक स्वरूप आइडियल करंट सोर्स कहलाता है, जैसे हम एक सर्किल में बीच में एरो लगाकर शो करते हैं और ये एरो सोर्स के द्वारा सप्लाइड करंट की डायरेक्शन बताएगी, और इन दो टर्मिनल पे जब हम करंट सोर्स को कनेक्ट करते हैं किसी लोड रेजिस्टेंस से और वेरिएबल है वो रेजिस्टेंस, तो अगर हम लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को ओमिक मान में बढ़ाएंगे तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगी, लेकिन लोड को प्राप्त करंट इस सोर्स करंट के बिल्कुल हमेशा बराबर रहेगा, वो वोल्टेज बढ़ने पर भी बदलता नहीं है। ऐसे सोर्स जो हमेशा अपने करंट को कांस्टेंट रखते हैं लोड में, चाहे लोड की कोई भी वोल्टेज हो, उन्हें हम आइडियल करंट सोर्स कहते हैं। व्यवहार में इस तरह के आइडियल सोर्स संभव नहीं है। ऐसे आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम ओपन सर्किट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम RL को इनफाइनाइट कर देंगे तो यहाँ इनफाइनाइट में यही सोर्स करंट इनफाइनाइट वोल्टेज लोड के अक्रॉस बनाएगा और वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट इनफाइनाइट पावर हमसे हैंडल नहीं होगी, और ऐसी स्थितियां व्यवहार में संभव नहीं है क्योंकि आइडियल करंट सोर्स होते नहीं है। हम एक आइडियल करंट सोर्स का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते और इसकी जो करंट की वैल्यू है वो सीरीज में समान करंट रखेगी। इस जानकारी से सर्किट को सॉल्व करने में हमें मदद मिलती है। दो अलग अलग मान के करंट सोर्स को आप सीरीज में जोड़ नहीं सकते हैं। हमने एक आइडियल करंट सोर्स के बारे में जाना, लेकिन आइडियल करंट सोर्स व्यवहार में रियलिस्टिक होते नहीं है। एक रियलिस्टिक करंट सोर्स में एक आइडियल करंट सोर्स के स्वरूप के साथ साथ एक कोई फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये RI का मान एक आइडियल करंट सोर्स के लिए पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, यानी यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन एक प्रैक्टिकल सोर्स में एक कोई फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। जब हम एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को, जो कि एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस है, उसे एक वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं और लोड रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू को हम बदलते हैं तो लोड में वोल्टेज बदलेगी, और अगर लोड की वोल्टेज ज्यादा होगी तो वही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस में करंट भेजेगी और उस करंट से इस सोर्स का करंट लोड में कुछ कम हो जाएगा, और इंटरनल करंट फ्लो से, इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो से लोड का करंट वोल्टेज बढ़ने पे इस तरह से ड्रूप या कम होता है। एक आइडियल करंट सोर्स इस करंट को बिल्कुल कांस्टेंट रखता है लोड में, चाहे लोड की वोल्टेज कुछ भी हो, लेकिन एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में ये जो पैरेलल रेजिस्टेंस है वो बढ़ते ही वोल्टेज पे यहाँ ज्यादा करंट भेज के लोड के करंट को घटा देता है। एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लोड रेजिस्टेंस के करंट की कैरेक्टरिस्टिक को हम इस मैथमेटिक्स इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां लोड करंट सोर्स करंट में V/RI जो करंट फ्लो इंटरनल रेजिस्टेंस में हो गया उसको घटाकर प्राप्त होगा। व्यवहार में हमारे अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस RI इस RL से 100 गुना से ज्यादा बड़ा हो तो इस तरह के प्रैक्टिकल करंट सोर्स का व्यवहार ऑलमोस्ट एक आइडियल करंट सोर्स जैसा हो सकता है। हम एक आइडियल करंट सोर्स को रूपांतरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को, जो कि एक करंट सोर्स और एक पैरेलल रेजिस्टेंस है, उसे एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में, एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज रेजिस्टेंस में बदल सकते हैं, और इस बदलने की टेक्निक से हम कुछ सर्किट को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दो अलग अलग मान के करंट सोर्स को अगर वो आइडियल स्वरूप में है तो सीरीज में नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन दो प्रैक्टिकल करंट सोर्स को जिनके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है, अगर उनके मान अलग अलग है करंट मान, तो भी आप उन्हें सीरीज में जोड़ सकते हैं। अगर एक मैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देता हूं, इस RL का मान इनफाइनाइट कर देता हूं, तो ये जो सोर्स की करंट है वो सारी की सारी इस RI में फ्लो होगी, और RI/IS जो वोल्टेज यहाँ डेवलप होगी वो ओपन कंडीशंस में करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगी, जो होगी तो बहुत ज्यादा लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगी, जैसा कि एक आइडियल करंट सोर्स के केस में था। तो हम एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स की ओपन सर्किट कंडीशंस को रियलिस्टिक मान सकते हैं। आज की इस वीडियो से इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में आपकी समझ निश्चित रूप से परीक्षा उपयोगी हो गई होगी। इसी सीरीज में हम अपनी अगली वीडियो में डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में जानेंगे और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सवाल कैसे
हल करते हैं उसे समझेंगे। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।